राम राम। आज पढ़ांगा अपन दैनिक पाठ योजना प्रकरण पाषाण काल इतिहास के बारे में। इसमें दैनिक पाठ योजना है। सबसे पहले विद्यालय का नाम, फिर छात्र अध्यापक अध्यापिका का नाम, फिर कक्षा हम जिसका भी बनाना चाहते हैं 5 6 7 8 9, फिर विषय इतिहास, फिर कालांश 4, दिनांक और समय अवधि, और फिर प्रकरण। इसमें फिर प्रकरण है हमारा पूरा पाषाण काल। तो इसमें सामान्य उद्देश्य है कि शिक्षण बिंदु, क्रम संख्या, शिक्षण उपरांत छात्र बता सकेंगे कि। तो इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य है। क्रम से एक पूरा पाषाण काल किसे कहा जाता है। पूरा पाषाण काल में मानव किसके बने हथियार उपयोग करते थे। पूरा पाषाण काल में मानव का निवास स्थान क्या था। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य के आगे। उसके बाद है बोधात्मक उद्देश्य। पूरा पाषाण काल तथा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए उसका वर्णन उद्देश्य के शब्दों में कर सकेंगे। पूरा पाषाण की विशेषता की व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद है क्रियात्मक उद्देश्य। छात्र पूरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए उनके मानचित्र दर्शा सकेंगे। तो इस प्रकार हमारे शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे। उसके बाद होता है सहायक सामग्री, जो चौक, बोर्ड, डस्टर और हमारा मानचित्र के रोलर बोर्ड पर पूरा पाषाण काल के पत्थर के हथियार और भारत के पाठ प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान हो गया इसमें। उसके बाद है पाठ प्रस्तावना। इसमें हम कर्म संख्या, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन जो हम प्रस्तावना कौशल में लिखते हैं उसी प्रकार कि आदिम मानव कहाँ निवास करते थे। जंगलों में मानव जीवन यापन कैसे करते थे, तो शिकार करके। फिर शिकार करने के लिए मानव किस हथियार का प्रयोग करते थे, ये छात्र अध्यापक कथन है। छात्र कहेंगे पत्थर के हथियार। जिस काल में पत्थर के हथियारों का प्रयोग किया जाता था उस काल को क्या कहते हैं, पाषाण काल। फिर पाषाण काल कितने भागों में विभाजित किया जाता है, ये तो छात्र के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा। जो हमारा समस्यात्मक प्रश्न होगा वही हमारा उद्देश्य कथन होगा, वही हमारा टॉपिक होगा, प्रकरण होगा। कि आज हम कक्षा में, प्रिय छात्रों, आज हम पाषाण काल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद होता है हमारा प्रस्तुतिकरण। अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 भागों में विभाजित किया इसमें। तो इसका प्रस्तुतिकरण है कि पूरा पाषाण काल के अवशेष भाग। इसमें शिक्षण बिंदु, क्रम संख्या, फिर छात्र कथन, फिर छात्र अध्यापक कथन, फिर छात्र कथन। तो इसमें पाषाण काल को कितने भागों में बांटा है, तो छात्र कहेंगे 3 काल के नाम क्या है, तो पूरा पाषाण, मध्यकाल, नव पाषाण काल ये होगा। फिर काल पाषाण काल किसे कहते हैं, तो छात्र मौन होंगे हम। तो छात्र अध्यापक कथन में होगा कि मानव सभ्यता के विकास के प्रथम चरण को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इस युग की शुरुआत आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है, तो छात्र मौन रहेंगे। तो हम स्पष्टीकरण बताएंगे कि 26 लाख वर्ष पूर्व पाषाण युग की शुरुआत माना जाता है। पूर्व पाषाण काल क्या है, तो छात्र फिर मौन रहेंगे। स्पष्टीकरण है कि 26 लाख ईसा से 10,000 ईसा पूर्व है। उसके बाद भाग 2, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा है, तो छात्र कहेंगे 3। फिर छात्र अध्यापक कथन होगा कि पूरा पाषाण काल के 3 भागों के नाम बताइए, तो छात्र मौन होंगे। इसमें हम स्पष्टीकरण करेंगे कि पूरा पाषाण काल के 3 नाम ये है कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। फिर अवशेष, पूरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो छात्र मौन रहेंगे। छात्र के लिए हम फिर स्पष्टीकरण, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा ताप्ती, गोदावरी आदि नदियों के से पूरा पाषाण के अवशेष मिले। इस युग की राख के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो छात्र मौन रहेंगे। छात्रों को नहीं पता होता। फिर स्पष्टीकरण में लिखेंगे दक्षिण भारत के कुरनूल की गुफाओं से युग की राख के अवशेष प्राप्त हुए। इसके बाद होंगे बौद्ध प्रश्न। इसमें क्रम संख्या, बौद्ध प्रश्न, फिर शामपट सारांश होगा कि पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं, तो मानव सभ्यता के विकास के प्रथम चरण को पूरा पाषाण कहते हैं। इसमें हम शामपट पर सारांश में लिख के बताएंगे। फिर पूरा पाषाण काल का खंड क्या है, तो 26 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। फिर पूरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, तो पूरा पाषाण काल के अवशेष कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए। इसमें निरीक्षण कार्य होगा कि छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि शामपट सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लें तथा छात्र अध्यापक द्वारा उसका निरीक्षण किया जाएगा। तो इस प्रकार हम पाठ योजना बनाते जाएंगे। उसके बाद दूसरा भाग है, इसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन। जो हमें पूरा पाषाण काल में मनुष्य क्या करता था, यह छात्र अध्यापक ने, तो छात्र कहेंगे शिकार। फिर पूरा पाषाण काल की विशेषताएं। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का कहाँ रहते थे, तो जंगल तथा गुफाओं में रहते थे। फिर पूरा पाषाण काल में मनुष्य का भोजन क्या था, तो इसमें छात्र मौन रहेंगे। छात्र क्रिया में या तो छात्र मौन रहेंगे या छात्र अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। शामपट कार्य में हम लिख देंगे जो भी मेन टॉपिक हुआ। तो स्पष्ट करना, इस काल में मनुष्य पूरी तरह प्रकृति पर आधारित था। जंगली कंदमूल, मछली और शिकार करके पशुओं का कच्चा मांस खाता था। फिर पूरा पाषाण काल में मनुष्य के वस्त्र क्या थे, तो हम पूछेंगे, छात्रों को पता नहीं है तो मौन रहेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्पष्टीकरण कि इस युग के आरंभ में मनुष्य पशुओं की भांति बिना वस्त्र के रहते थे और कुछ समय बीता और वर्षा ठंडी से बचने के लिए वर्षों की छाल तथा जानवरों की खाल का प्रयोग करने लगे।
उसके बाद हम पूछेंगे इस युग के मनुष्यों का निवास स्थान क्या था। तो छात्र मौन रहेंगे। तो इसमें छात्र मौन रहेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे इस प्रकार। तो हम फिर छात्र मौन होंगे तो स्पष्टीकरण लिखेंगे। इस युग में मानव का कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था, बल्कि वह भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था। खुले आसमान के नीचे, वृक्षों पर, गुफाओं तथा जलाशयों के निकट रहता था। तो फिर 6 नंबर टॉपिक है कि इस युग में मानव पत्थर के हथियारों का प्रयोग क्या करता था। जो छात्र मौन रहेंगे, छात्रों को नहीं पता हो, तो इस क्रिया में लिखेंगे हम स्पष्टीकरण। पुनर्पाषाण काल मानव ने जंगली पशुओं से अपनी रक्षा के लिए पत्थर के हथियारों का प्रयोग करते हुए मांस काटने, शिकार करने, लकड़ी काटने आदि किया। फिर 7 नंबर टॉपिक है कि पुनर्पाषाण काल में मानव किस प्रकार का जीवन जीना सीख लिया। तो छात्र फिर भी मौन रहेंगे, तो छात्रों को नहीं पता होता इसमें। तो स्पष्टीकरण पुनर्पाषाण काल के अंत तक मनुष्य पारंपरिक शौक का महत्व समझ गया और सामूहिक जीवन जीना सीख गया था। इस प्रकार हम बनाते जाएंगे। उसके बाद होता है हमारे बोध प्रश्न और क्रम संख्या, शामपट सारांश। या इसमें हम जो लिखा है कि छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन, इसमें आगे भी लिख सकते हैं शामपट कार्य, जो शामपट कार्य पर होता है। क्रम संख्या एक, पुनर्पाषाण काल में मानव का निवास स्थान क्या था। तो पुनर्पाषाण काल में मानव का निवास स्थान अस्थायी था। इसमें फिर कि इस युग के मनुष्य का भोजन क्या था। तो इस युग के मनुष्य प्रकृति पर आश्रित थे, कच्चा मांस, कंदमूल, मछली आदि खाते थे। यह हम शामपट में लिख देंगे। पुनर्पाषाण काल के अंत तक मानव ने किस प्रकार का जीवन जीना सीख लिया। तो इस युग के अंत तक मानव सामुदायिक जीवन सीख लिया। इस प्रकार छात्र। फिर इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य, कि छात्रों को निर्देश दिया जाता है कि शामपट सारांश अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारें तथा छात्र अध्यापक द्वारा निरीक्षण किया जाएगा यह। उसके बाद हम पुनरावर्ती प्रश्न पूछेंगे, जो भी हमने पढ़ाया कि छात्र को उसमें कुछ ना कुछ उनको ज्ञान हुआ। तो पुनर्पाषाण काल किसे कहते हैं, इस युग की शुरुआत कब मानी जाती है, पुनर्पाषाण काल में मानव का निवास स्थान क्या था, पुनर्पाषाण काल में मानव पत्थर के हथियारों का इस्तेमाल किस कार्य के लिए करता था। इस प्रकार हम प्रश्न होंगे। उसके बाद होता है गृह कार्य। लास्ट टॉपिक है कि पुनर्पाषाण काल के अवशेष की प्राप्ति सतल मानचित्र में दर्शा के लाएंगे, और जो भी पढ़ाया है कि पुनर्पाषाण के काल में विस्तार पूर्वक लिख के लाएंगे छात्र। इस प्रकार हम, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे आगे भी लोगों की सहायता हो सके। धन्यवाद।